राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया। राज्य सरकार के फैसले की घोषणा पर्यटन मंत्री जयंत माला बरुआ ने की। उच्च न्यायालय तमिलनाडु में सांडों को वश में करने वाले खेल जलीकट्टू को अनुमति देने के लिए राज्य की ओर से कानून में किए गए संशोधन की वैधता को बरकरार रखने वाले अपने 2023 के फैसले की समीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया। वाराणसी में राजस्व अधिसूचना निदेशालय की एक टीम ने ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में म्यांमार से अवैध रूप से लाए गए 2 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के सोने के बिस्किट बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के धनबाद में रेल कर्मचारियों का एक वर्ग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार सुबह अनशन पर बैठ गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के प्रवक्ता एनके खवास ने दावा किया कि धनबाद रेल मंडल के 22,000 से अधिक कर्मचारी दिन भर के उपवास पर हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे जैसे राम मंदिर का अभिषेक करीब आ रहा है, विपक्षी दल इस मामले का राजनीतिकीकरण करता नजर आ रहा है। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में ऊंची उड़ान उड़ चुका है और नई उपलब्धि भी हासिल कर चुका है। देश की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 लैग्रैंज पॉइंट L1 सफलता के साथ स्थापित हो चुकी है। समय के साथ साथ इसरो विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में विकास कर रहा है। भारत में हाल ही में चंद्रयान 3 से लेकर आदित्य L1 मिशन की सफलता देखी है, जिसे दुनिया के सामने भारत अंतरिक्ष की दुनिया में मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ा हुआ है। इसरो के इस प्रोजेक्ट की खासियत ये भी है कि महिला नेतृत्व में ये मिशन आगे बढ़ रहा है। अब समुद्र से होगी दुबई की यात्रा। केरल से शुरू हुई न्यू क्रूज सेवा, फ्लाइट से भी कम होगा किराया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच व्यक्तिगत रूप से राज्यसभा में अपने पुनः नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश ने घोषणा की कि वह 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर अभिषेक समारोह के दौरान लखनऊ में सभी मांस की दुकानें बंद रखेंगे। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ पीएम मोदी ने संवाद किया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि कुछ दिनों पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना यह अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है। इस यात्रा को लेकर गांव हो या शहर, हर जगह उमंग है, उत्साह और विश्वास है। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है।
सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है। और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है। इस यात्रा को लेकर गांव हो या शहर, हर जगह उमंग है, उत्साह है, विश्वास है। मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गांव, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। लेकिन ये हो रहा है और पूरी ईमानदारी से हो रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि देशवासियों के पास उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे। मेरे परिवारजनों, आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? आखिर इस प्रकार मिशन मोड पर देश के हर लाभार्थी तक सरकार पहुंचना, ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? दिन रात सारी सरकार आपकी सेवा में इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन और विकसित भारत के संकल्प में क्या संबंध है? हमारे देश में अनेक पीढ़ियों ने अभाव में जीवन बिताया है। अधूरे अधूरे सपनों के साथ जिंदगी सिमट गई। उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है और देश के कोने कोने में जा रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पीएम भारतीय जनौषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विषय पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारिता की बेसिक इकाई पैक्स को अन्य कामों से जोड़कर इसको आर्थिक रूप से मजबूत करने का आज विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरों में थे और इससे शहरों में रहने वाले गरीबों को फायदा होता था। वहीं अब पैक्स के माध्यम से गाँव में रहने वाले किसान और गरीब भी सस्ती दवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मित्रों, आज एक प्रकार से अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही।
एक तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में जो तय किया है कि सहकारिता की बेसिक इकाई पैक्स को अन्य कामों में जोड़कर उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना, आज उसका विस्तार हो रहा है। देश भर के 2300 पैक्स को सस्ती दवाइयों की दुकान मतलब भारतीय जन औषधि केंद्र मोदी की गारंटी सार्थक करने के लिए देने का भी एक प्रकार से आज घोषणा किया। और इसके साथ साथ जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित थे। शहर के गरीबों को ही इसका फायदा मिलता था। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 रुपये के बनाम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक सस्ती दवाई मिलती थी। वो सिर्फ शहर के लोगों को ज्यादातर मिलता था, मगर पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और किसानों के लिए भी ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही है। इसका मुझे विशेष आनंद है। सालों से फार्मेसी के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी रहा और विगत 10 साल के अंदर मोदी जी ने फार्मेसी के क्षेत्र में ढेर सारे सुधार करते हुए मनसुख भाई ने मोदी जी की योजनाओं को जमीन पर उतारी और आज विश्व भर के अंदर भारत फार्मा क्षेत्र का एक विश्वसनीय उत्पादक देश बनकर रहा है। मगर हम सब के लिए एक विडंबना थी, दुनिया भर को दवाई भेजने वाले भारत में 60 करोड़ लोगों का हिस्सा ऐसा था जिनके भाग्य में दवाई नहीं थी, क्योंकि दवाइयां इतनी महंगी थी कि वो खरीद ही नहीं कर पाते थे। मोदी जी ने जन औषधि केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया। जो जेनरिक दवाइयां थी जिन पर पेटेंट का खर्चा नहीं चढ़ता था, फिर भी पेटेंट का खर्चा एक प्रकार से वसूला जाता था, मोदी जी ने इसको स्ट्रीमलाइन कर मैंने जैसे कहा 8% से 30% की कॉस्ट में हर गरीब को दवाई मिल पाए, इस प्रकार का एक कार्यक्रम लिया और इससे गरीब क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के सुधार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। भाई और बहनों, ये 9 साल के अंदर जन औषधि केंद्र के माध्यम से लगभग 26,000 करोड़ रुपया इस देश के गरीबों का बचा है। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी रीच बढ़ने जा रही है। ग्रामीण गरीबों को भी गुणवत्ता युक्त दवाइयां सस्ते और किफायती भाव से मिलेगी और मुझे इसका बहुत आनंद है कि सहकारिता क्षेत्र इसमें माध्यम बनने जा रहा है। सहकारिता और स्वास्थ्य का ये संगम समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का संगम एक प्रकार से है। आज कई राज्यों में सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से पैक्स की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 2300 प्राथमिक सहकारी समितियां गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट सभी राज्यों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों से 5 पैक्स को सिंबॉलिक सर्टिफिकेट भी दिए गए, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकारिता के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे काम किए हैं। 54 से ज्यादा इनिशिएटिव्स के माध्यम से सहकारिता की रीच बढ़ाना और सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की रीच गरीब तक पहुंचाने का कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय ने किया है। और इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम जो सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिया है, अगले आने वाले 5 साल में 2 लाख पैक्स नए बनाए जाएंगे और देश के हर गांव के हर पंचायत में एक पैक्स होगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक।
Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव में सम्मिलित होकर विभिन्न विभागीय एवं महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि दीदी भूली महोत्सव मातृशक्ति का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त करना। वहीं सीएम ने उत्तरकाशी जिले के लिए 57 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व 45 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आने वाले समय में उत्तरकाशी के विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। आज के इस दीदी भूली महोत्सव जो कि हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है, इसके पीछे हमारा हेतु है, उद्देश्य है कि हमारी दीदियां, भूलियां, माताएं, बहनें जो ग्रामीण अंचलों में रहती हैं, समाज के अंतिम छोर में रहती हैं, कठिनाइयों में, संघर्षों में जिनका जीवन चलता है, उन सबका सशक्तिकरण हो, उन सबको आगे आने का अवसर मिले। इससे पहले 3 जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी दीदी भूलियों के, बुआरी बेटियों के, ईजा बहनी के सशक्तिकरण के लिए किए गए और चौथा जनपद आज उत्तरकाशी का था। मां गंगा का ये उद्गम स्थल, यमुना जी का स्थल, बाबा विश्वनाथ की धरती पर जिस ऐतिहासिक संख्या में आप सब लोगों ने आकर जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। आप सब ने जो स्वागत किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आज यहां पर उत्तरकाशी जिले के लिए 57 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और 45 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। यह आने वाले समय में हमारे इस उत्तरकाशी जनपद के लिए विकास के क्षेत्र में एक विकास के मील का पत्थर साबित होंगे। इन योजनाओं द्वारा न केवल यहाँ का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम प्रतिबद्धता के साथ, हम संकल्पबद्ध होकर लगातार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन सारे प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज तिलोक, विद्युतगढ़, मनेरी भादी के प्रथम चरण के रिंग मेन यूनिट RMU का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। लगभग 189 करोड़ की लागत से निर्मित इस RMU से उत्तरकाशी में अनेक विद्युत के कार्यों का निष्पादन, सुधार का कार्य किया जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी दीदी भूलियां हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रही है और इतना शानदार काम कर रही है कि कई बार मैं कहता हूं कि हमारी दीदी भूलियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो तमाम प्रकार के नए नए चीजों को, वो चाहे हथकरघा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आज खाने पीने की चीजें हो, सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हो, बच्चों के लिए खिलौने बनाने का काम हो, चाहे रिंगाल से बनाने वाली तमाम प्रकार की जो उत्पाद हैं, उन सभी को हम देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने का काम कोई करता है। तो हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। ये जहाँ स्वयं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है, अन्य जो लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। नगदी फसलों व सब्जियों के उत्पादन को लेकर रवाई घाटी आज पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। खेती बाड़ी और पशुपालन के जरिए कैसे आजीविका को मजबूत किया जाता है,
कैसे सशक्तिकरण किया जाता है, उनकी प्रेरणा यहाँ के लोगों से निश्चित रूप से मिलती है। ये आप सबके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, ये केवल यही के लिए नहीं, आने वाले समय में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे राज्य के लिए जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो बेस्ट प्रैक्टिस अन्य प्रदेशों के लिए भी, अन्य स्थानों के लिए भी एक मॉडल का काम करेंगे। आने वाले समय में प्रेरणा का काम करेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में उत्तरकाशी जिला अग्रणी जिलों में से एक है, जहां दुग्ध उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ अभी नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में देश भर के जिलों के बीच कृषि के क्षेत्र में उत्तरकाशी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले का जो हमारा भटवाड़ी विकासखंड है, भटवाड़ी विकासखंड प्रथम विकासखंड है जिसमें 100% जल संयोजन कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जिले के सभी अधिकारियों को, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमने संकल्प लिया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग और समर्थन हमें और हमारी सरकार को लगातार मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार का काम है जन कल्याण और इसकी कई रूप हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद उनके नेतृत्व में जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए। वहीं इस दौरान सीएम खट्टर ने हरियाणा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। सीएम ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई और इसके माध्यम से जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। जैसा हम जानते हैं कि हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। बंधुओं, इसके पीछे की भूमिका, जैसा हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार के काम होते हैं जन कल्याण, और जन कल्याण के कई रूप हैं, कई उसके पहलू हैं। जैसे विकास के काम ये जन सुविधाओं के लिए किए जाते हैं। लोगों को बहुत सी सेवाएं लेने की कठिनाई आती है तो उसमें बहुत सी शिकायतें ये भी प्राप्त होती हैं। तो उन शिकायतों को किस प्रकार से सरल ढंग से दूर किया जाए और सामाजिक तौर पर चाहे काम हो अथवा व्यक्तिगत तौर पर काम हो, लोगों को सरलता से ये सब काम पूरे हो सकें, ऐसा सरकार का एक दायित्व होता है। हमने जब से भी सत्ता संभाली है, और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। मोदी जी को, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को सबको बहुत ही इस प्रकार का पीड़ाओं का एक अनुभव होता है। उन्होंने गुजरात में भी लगातार 13-14 वर्ष जो अपना शासन किया, उन 14 वर्षों में जनता की तकलीफों को उन्होंने देखा। और केंद्र सरकार में जब मोदी जी के माध्यम से, मोदी जी की सरकार के माध्यम से इन तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे बीड़े उठाए और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की और जो है मुहिम चलाई। उस मुहिम में अंतिम व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हमने भी हरियाणा में अप्रैल 2013 के अंदर जनता को सुविधाएं इस प्रकार के पहुंचाने के लिए अप्रैल 2023 में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे, और मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में जाता था और हमारे सभी और नेताओं के माध्यम से भी 1000 से ऊपर ये कार्यक्रम हो चुके थे। साथ में ही जब हमको ये पता लगा कि मोदी जी ने एक इस यात्रा की जो परिकल्पना की कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा ये शुरू की जाने वाली है, तो हमें थोड़ा चैन हुआ, क्योंकि हमारी गति में जितने हम कार्यक्रम कर रहे थे, लक्ष्य बड़ा था, 6500 गांव और लगभग 1800 वार्ड, तो ऐसे 8300 कार्यक्रम करने में जितना समय लगने वाला था, हमारे लिए बड़ा कठिन काम था। लेकिन जब ये योजना आई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में जाएगी, वार्डों में जाएगी और निश्चित 2 महीने के कार्यकाल में इस काम को पूरा किया जाएगा, तो हमको एक संतोष हुआ कि हमारे सारे काम को संकल्प यात्रा के माध्यम से और ये पूरा किया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि 30 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई, आज हम 7 जनवरी तक आंकड़ा लगाते हैं तो लगभग 5000 कार्यक्रम 8300 में से ये हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 3300 जो कार्यक्रम हैं, आने वाली 25 जनवरी तक
ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि चैतर वसावा की गिरफ्तारी से गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चैतर वसावा का कोई कसूर नहीं, वह किसानों के लिए लड़ते हैं, उन्हें जनता के मुद्दे उठाने की वजह से जेल में डाला गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वसावा अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव में भरूच लोकसभा सीट से आपके उम्मीदवार होंगे। केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये तो हद हो गई। ये तो एक तरह से शकुंतला बेन तो आदिवासी समाज की बहू है, उनके घर की बहू है। उनके घर के बहू को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा, तो पूरा आदिवासी समाज रोष में है। कल हम लोगों ने रैली भी की थी जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चैतर वसावा जी से जेल के अंदर। शकुंतला बेन से भी मिले हम लोग, दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। चैतर वसावा का कसूर क्या था? चैतर वसावा जनता के लिए लड़ते हैं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जनता पे झूठी एफआईआर करते हैं तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। जब उनकी किसानों की ज़मीनें छीन ली जाती है तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। चैतर वसावा उनके स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ते हैं। तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। कल हमने ऐलान किया है कि चैतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे, और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनको जिताए। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार स्वाति मालीवाल ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, जिसके उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने खुशी व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग में 8 साल में 1,70,000 केसों की सुनवाई कराई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की जो आवाज वह सड़कों पर उठाती थी, अब वो आवाज सदन में उठेगी। आज मेरे लिए बहुत ही इमोशनल दिन है। मैंने अभी राज्यसभा में अपने नामांकन पत्र भरे हैं, और मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी के नेतृत्व मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। 2006 से लेकर अब तक मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ जमीन पर आंदोलन करती आई हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। पिछले 8 सालों में दिल्ली महिला आयोग में मैंने तपस्या करी है, दिन रात काम करा है, बहुत शिद्दत के साथ काम करा है। 1,70,000 से ज्यादा केसेस में सुनवाई करवाई है, कई बार अनशन करे हैं। तो जो आवाज महिलाओं के लिए सड़क पे उठाई जाती थी मेरे द्वारा, वही आवाज अब संसद में गूंजेगी, महिलाओं के लिए भी और देश गांव के लिए, किसानों के लिए और पूरे देश के लिए। मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, सलाम करती हूँ, और उनसे अपेक्षा करती हूँ कि वो इसी तरीके से मुझसे प्यार बनाए रखेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। जी 4 दिन हो गए जब से मैंने रेजिग्नेशन करा है, और मैं बता नहीं सकती, मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको मैं कभी खत्म नहीं कर सकती। मैं सुबह उठ रही हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने फोन देखकर, मैसेजेस देखकर, कहाँ पे रेप का केस हुआ, कहाँ मुझे अभी आज का क्या एक्शन करना है, वो सारी चीजें मेरे मन के अंदर चले जा रही हैं। और मेरे लिए, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं संसद पे रहूँ, चाहे मैं सड़क में रहूँ, मैं कभी भी दिल्ली महिला आयोग से अपने आप को अलग नहीं कर सकती। बस इसी बात की थोड़ी संतुष्टि है कि जो आवाज मैं सड़क पे उठाती थी महिलाओं की, वो अब मैं संसद में उठाऊंगी, और मेरी आवाज महिलाओं के लिए संसद में गूंजेगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम